हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर निकाय चुनाव को नहीं कर सकते स्थगित। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनावों को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने बताया कि वह ट्रिपल टेस्ट करके चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव हो। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराती है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक नया वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया है, जिस कारण चुनाव कराने में देरी हो सकती है। इधर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से जल्द चुनाव कराने की अपील की। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। बता दें कि प्रार्थी रोशनी खलखो की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जेएसएससी सीजीएल कैश में लाठीचार्ज मामले को लेकर देवेंद्रनाथ मिले राज्यपाल से, सौंपा घटनाक्रम का सबूत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध के दौरान युवा नेता देवेंद्रनाथ महतो पर लाठीचार्ज को लेकर सोमवार को 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इसमें खुद महतो भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने साक्ष्य में पेन ड्राइव में 2 वीडियो फुटेज राज्यपाल को सौंपे। इसमें एक में लाठीचार्ज और दूसरे में नामकुम एएसआई संतोष कुमार को दिखाया गया है, जो इशारे से छात्रों को भड़का रहे हैं। साथ ही फोटोग्राफ, पेपर कटिंग का प्रिंटआउट सौंपा गया। राज्यपाल ने निष्पक्ष जांच कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये जानकारी छात्र आंदोलनकारी चंदन कुमार रजक ने दी। इस अवसर पर देवेंद्रनाथ महतो ने जेपीएससी अध्यक्ष पद जल्द नियुक्ति करने और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने में पहल करने आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में देवेंद्रनाथ महतो, छात्र चंदन कुमार रजक, राजीव कुमार, लक्की रामू राज, शिक्षिका बबीता कुमारी थी। धनबाद स्कूल कांड की जांच करने पहुंचे एसडीएम और डीओ, सीडब्ल्यूसी और डालसा ने भी लिया संज्ञान। धनबाद के एक निजी स्कूल में गुरुवार को छात्राओं के साथ प्रिंसिपल द्वारा की गई शर्मनाक हरकत ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। पेन डे के दौरान 10वीं कक्षा की करीब 80 छात्राओं ने एक दूसरे की शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी थी, लेकिन इससे नाराज स्कूल के प्रिंसिपल ने पेन डे को छात्राओं के लिए ट्रॉमा डे के रूप में बदल दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं से उनकी शर्ट उतरवाकर सिर्फ ब्लेजर में उन्हें घर भेज दिया। यह न केवल असामाजिक था बल्कि उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाली घटना थी। ऐसे में घटना के बाद छात्राओं के अभिभावकों ने डीसी से मामले की शिकायत की। इसी कड़ी में सोमवार को एसडीएम राजेश कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने जांच करने के लिए स्कूल का दौरा किया। इसके साथ ही डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इसी बीच सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम भी मामले में शामिल हो गई। इसे लेकर डालसा के सचिव ने बताया कि जांच जारी है और कल तक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। मंत्री चमरा लिंडा ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। एमडीएम में गड़बड़ी पर सप्लायर्स को किया ब्लैक लिस्टेड, प्रिंसिपल को शोकॉज। मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को रांची के कमड़े स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि मिड डे मील में तय मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। इससे लिंडा काफी नाराज हुए और मौके पर ही कल्याण आयुक्त को फोन कर खाद्य सामग्री देने वाली आदर्श एंटरप्राइज को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया। साथ ही प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सरकार करेगी बालू घाट संचालन नियमावली में बदलाव। इस दिन से लागू होगी नई पॉलिसी। राज्य सरकार द्वारा बालू घाट संचालन नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इस दौरान बिहार और बंगाल की तर्ज पर बालू घाटों के संचालन पर विचार हो रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी दोनों राज्यों का अध्ययन करेगी। बताया जा रहा है कि गठित कमेटी में अपर सचिव मनोज रंजन, उपनिदेशक खान संजीव कुमार, जेएसएमडीसी के जीएम फाइनेंस आलोक चौधरी, जेएसएमडीसी के बालू पदाधिकारी करुण चंदन और हजारीबाग के डीएमओ अजीत कुमार शामिल हैं। यह कमेटी दोनों राज्यों में बालू से राजस्व कैसे प्राप्त होता है, इस बात का अध्ययन करेगी। इससे प्राप्त जानकारी के तर्ज पर झारखंड में भी उसी तरह से काम किया जाएगा। फिलहाल जेएसएमडीसी द्वारा राज्य में बालू घाटों का संचालन किया जाता है, लेकिन इस दौरान 444 घाटों में से केवल 22 घाटों से ही बालू का उठाव हो रहा है। ऐसे में बालू से राजस्व नहीं के बराबर मिल पाता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि बालू से राजस्व में वृद्धि हो। इस कारण नियमावली में परिवर्तन की बात चल रही है। वहीं जेएसएमडीसी को पहले की बालू नीति के तहत 15 अगस्त 2025 तक बालू घाटों के संचालन की जिम्मेवारी मिली है। इसका मतलब है कि उक्त अवधि तक जेएसएमडीसी को ही बालू निकलवाने से लेकर बेचने तक का काम करना है। इस दौरान जेएसएमडीसी को घाटों की पर्यावरण स्वीकृति, माइनिंग प्लान, सीटी या सीटीओ और अन्य सभी प्रकार की स्वीकृति लेनी है। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर निशाना, कहा सक्षम महिलाओं को 2,500 रुपए और विधवाओं को केवल 1,000 रुपए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इसमें बाबूलाल ने लिखा है, सक्षम महिलाओं को 2,500 रुपए और विधवाओं को केवल 1,000 रुपए। हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है? सरकार को सबसे कमजोर वर्ग असहाय विधवा महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। झारखंड के 5 लाख विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार देगी साइकिल। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख विद्यार्थियों को साइकिल देने जा रही है। 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मई में साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मार्च 2025 में 7वीं की परीक्षा हो जाएगी। इसी महीने रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार मई 2025 में साइकिल का वितरण शुरू कर देना चाहती है। साइकिल वितरण समय पर हो जाए, इसके लिए फरवरी-मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर एक बार फिर टेंडर नहीं हो पाता है तो विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी स्टूडेंट्स को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए 4,500 रुपए मिलेंगे। वहीं सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग की ओर साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपए दिए जाएंगे। पिछले 3 साल से यही व्यवस्था चल रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। ऐतिहासिक होगा इस बार का बजट, स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करेंगे, मंत्री इरफान ने की ये घोषणाएं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। बैठक में विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबू इमरान समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और प्रभावी तरीके से सुधारना था। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड का आगामी बजट राज्य की जनता को समर्पित होगा।
इस बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने बहुत सहा है, अब उन्हें उनके अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सांसदों एवं विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों पर आधारित सुझाव दें, ताकि बजट को जनहितकारी और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने झारखंड में लूट की संस्कृति फैलाई थी, जिसे पूरी तरह समाप्त कर प्रदेश में पारदर्शी शासन स्थापित किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य ही धन है के सिद्धांत पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सीपीआई माले ने की हेमंत सरकार से मांग, झारखंड में जल्द लागू हो पेसा कानून। भाकपा माले झारखंड राज्य कमेटी ने राज्य में पेसा नियमावली को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की है। इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक और संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों को पेसा नियमावली के माध्यम से और अधिक सशक्त करने की जरूरत है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि पार्टी का मानना है कि पेसा कानून को राज्य में लागू करने में हुई देरी को देखते हुए ग्राम सभाओं को उनके अधीनस्थ भूमि के संबंध में 15 नवंबर 2000 के बाद हुए सौदों, अधिग्रहण और एमओयू के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार मिलना चाहिए। पेसा कानून को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने यह भी कहा कि लैंड बैंक की नीति में बदलाव किए बिना और सामुदायिक भूमि का अधिकार समुदायों को लौटाए बिना पेसा कानून को लागू करना अधूरा ही रहेगा। रांची में 2 सगी बहनों के लापता मामले में आईजी ने बुलाई अहम बैठक। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से गायब हुई 2 सगी बहनों की तलाश में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। रांची के आईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में इस मामले की गंभीरता को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों बहनों की खोजबीन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। गौरतलब है कि 11 जनवरी के दोपहर 1 बजे से रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहनें लापता हैं। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। बता दें कि दोनों बहनों की तलाश में पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सिटी एसपी और शहर के 8 थाना प्रभारी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की टेक्निकल सेल भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। सभी टीमें मिलकर युवतियों की खोजबीन में जुटी हुई हैं और जल्द ही उन्हें खोज निकालेगी। पुलिस की टीम ने इस मामले में कई राज्यों में छापेमारी भी की है और लगातार सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि दोनों युवतियों की जल्द ही खोज निकालेगी। विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के सामने गोलीबारी की घटना की जांच शुरू। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। विधायक ने उठाए सवाल। धनबाद झरिया के कतरास मोड़ स्थित विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय में फायरिंग मामले में जांच शुरू हो गई है। शनिवार को विधायक के कार्यालय के स्टाफ रूम में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद घटना की जांच के लिए पुलिस की फोरेंसिक टीम आज मौके पर पहुंची। 6 सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने गोलीबारी की घटना की जांच की। वहीं विधायक रागिनी सिंह ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में सिर्फ जांच की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक ने करीब 15 सालों से फरार शशि सिंह और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवरों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे झरिया के कतरास मोड़ स्थित रागिनी सिंह के कार्यालय के सामने स्टाफ रूम में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसके साथ ही 2 युवक विधायक के कार्यालय में भी घुस गए थे। मामले को लेकर विधायक रागिनी सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विधायक रागिनी सिंह ने कहा था कि कार्यालय में घुसने वाले दोनों युवकों के नाम शशि सिंह और नवीन सिंह हैं। सूरमाओं ने बंगाल टाइगर्स को दी 4-1 से मात। सलीमा टेटे को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। रांची के मरांग गोंग के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में चल रही विमेंस HIL के दूसरे दिन सूरमा हॉकी क्लब और बंगाल टाइगर्स के बीच मैच खेला गया। दूसरे दिन मैच में जहां सूरमाओं ने बंगाल टाइगर्स को 4-1 से मात दी, वहीं दर्शकों ने अपने उत्साह से ठंड को पटखनी देकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। बता दें कि दूसरे दिन भी मैच देखने करीब 5,000 से अधिक दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचे थे। दर्शकों ने JSW सूरमा हॉकी क्लब और बंगाल टाइगर्स की खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया। गिरते पारा के बीच दर्शकों का जोश चरम पर जा रहा था। जैसे जैसे मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था, दर्शकों के जोश और शोर आसमान छू रहा था। दूसरे दिन खेले गए मैच में JSW सूरमा हॉकी क्लब पिछड़ने के बाद मैच को एक तरफा करते हुए रोमांचक के साथ साथ दर्शकों का दिल अपने जौहर से जीत लिया। अपने होम ग्राउंड में खेल रही झारखंड की बेटी और सूरमा हॉकी क्लब की कप्तान को उनके बेहतर खेल के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान सलीमा टेटे ने कहा कि पहले हाफ में पिछड़ने के बाद हमने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाया। हमने अपने बेहतर डिफेंस के कारण 4 गोल कर सके और जीत का अंतर बढ़ा सके। उम्मीद है कि आने वाले मैच में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रांची DC ने कहा 10 डेसिमल तक की जमीन का कैंप लगाकर होगा म्यूटेशन। आगामी दिनों में रांची जिला में दाखिल खारिज से संबंधित मामलों का शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सोमवार को जिला के सभी अंचल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भजंत्री ने अपर समाहर्ता रांची रामनारायण सिंह को जिला के सभी अंचलों में 10 जनवरी 2025 तक 10 डिसमिल तक के दाखिल खारिज के लंबित मामलों की सूची तैयार करने को कहा है। उन्होंने बिना आपत्ति 30 दिन एवं 90 दिनों तक आपत्ति के साथ 10 डिसमिल तक म्यूटेशन से संबंधित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सूची उपलब्ध होने के पश्चात सभी अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए रविवार के दिन कैंप आयोजित किया जाएगा ताकि अन्य कार्य दिवस में कार्य प्रभावित न हो। मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक में सभी अंचल के लंबित दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की। उन्होंने म्यूटेशन के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर किसी केस में अन्य दस्तावेज की आवश्यकता है तो सीधे आवेदन रिजेक्ट न करते हुए आवेदक को नोटिस निर्गत करें। उपायुक्त द्वारा परिशोधन पोर्टल पर आए मामलों को लेकर कर्मचारियों को गाइड करने की भी बात कही। रिम्स और सदर अस्पताल युवा वर्ग को ऐसे दिला रहे नशे की लत से निजात। 13 जनवरी 2025 को सिविल सर्जन कार्यालय रांची के सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेल्थ प्रोफेशनल प्रशिक्षण का आयोजन डॉक्टर प्रभात कुमार सिविल सर्जन रांची की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में रांची जिला अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थापित कम्युनिटी हेल्थ अफसर को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि भारत तंबाकू आधारित उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। तंबाकू का सेवन बहुत सारे रोगों जैसे कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों सहित स्वास्थ्यगत बीमारियों के मुख्य कारकों में से एक है। भारत में तंबाकू का उपयोग विभिन्न रूपों में होता है। इसके अलावा देश में तंबाकू का सेवन सिगरेट, बीड़ी और सिगार तथा अधिकतर धूम्र मुक्त रूप में किया जाता है। भारत न केवल सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक देशों में से एक है, बल्कि विश्व में तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों के 1/6 हिस्से का जिम्मेदार भी है। गैस के सर्वे के मुताबिक किशोरों में तंबाकू के सेवन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते हम सभी का यह दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके और आम जनों को नशे की लत से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध हो। तभी हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। गिरिडीह पुलिस की बड़ी सफलता, धमकी देकर पैसे मांगने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के गुनियाथर के मुखिया के पति सफदर अली अहमद को फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले में गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2024 को सफदर अली अहमद को उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हडमात्री में धमकी भरा नक्सली पर्चा मिला था। इसके बाद 5 जनवरी 2025 को उन्हें फोन पर धमकी दी गई, साथ ही पैसे मांगे गए। घटना के बाद से सफदर अली अहमद और उनका परिवार डरा हुआ था। इस मामले में गुनियाथर ओपी में कांड संख्या 30/2024 दिनांक 18 दिसंबर 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले का खुलासा करने के लिए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इसकी अगुवाई अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार कर रहे थे। इस टीम ने झारखंड और बिहार के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य में 15 जनवरी के बाद कई आईपीएस का होगा ट्रांसफर। झारखंड में 15 जनवरी के बाद कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला होने की संभावना है। इनमें कई जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल होंगे। सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठा रही है। जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, उन्हें बदला जा सकता है। इस समय अधिकारियों के काम की समीक्षा की जा रही है। अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेज और सख्त अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। झारखंड के 24 जिलों में पुलिस को अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कानून व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी और ट्रैफिक संभालने जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों पर भरोसा बढ़ाया है। फिलहाल 24 में से 12 जिलों में प्रमोटी आईपीएस एसपी के तौर पर कार्यरत हैं। सरायकेला में स्टूडियो संचालक दिलीप गोराई की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में गोलीबारी की गई। मुख्य बाजार स्थित कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई की सोमवार तड़के गोली मार दी गई। इससे उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने स्टूडियो में घुसकर दिलीप गोराई को गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें टीएमएच टाटा मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के अनुसार दिलीप गोराई हर दिन की तरह सुबह स्टूडियो खोलने आए थे। तभी बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और स्टूडियो में घुसकर उन्हें गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। चांडिल थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। स्कूल में छात्राओं को जलील करने का मामला, 9 घंटे बाद प्रिंसिपल ने मांगी माफी। एसडीएम ने कहा जांच में नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। झारखंड के धनबाद जिले में पेन डे मना रही छात्राओं के शर्ट उतरवाने मामले में प्राचार्य ने माफी मांग ली है। आज प्रशासन, डालसा और सीडब्ल्यूसी की अलग अलग टीमें स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल की, जिसके करीब 9 घंटे तक बाद जाकर प्राचार्य ने माफी मांगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। सीसीटीवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। 9 घंटे तक चली जांच में एसडीएम के नेतृत्व में जांच दल ने स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान छात्राओं ने जिन शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी थीं, उनकी भी जांच की गई। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सहमति से पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने खेद जताते हुए कहा है कि छात्राओं को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी।
वहीं एसडीएम राजेश कुमार ने कहा कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। आरोप लगाने वाले बच्चों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जांच में कोई आपत्तिजनक चीज नजर नहीं आई। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सहमति से मामले को खत्म कर दिया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं है, दोनों की सहमति से इसे समाप्त कर दिया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल एम वेदश्री ने खेद जताते हुए कहा है कि भविष्य में छात्रों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल शहर के एक निजी स्कूल में पेन डे के दौरान 10वीं की करीब 80 छात्राओं के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने शर्ट पर शुभकामनाएं लिखने पर शर्मनाक हरकत की थी। छात्राएं पेन डे मना रही थी। इस मौके पर लड़कियों ने एक दूसरे की शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी थीं। यह देख प्रिंसिपल भड़क गईं और फिर लड़कियों के खिलाफ बेहद शर्मनाक कार्रवाई की। छात्राओं की शर्ट उतरवाकर उन्हें घर भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें सिर्फ ब्लेजर पहनने का आदेश दिया गया, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों ने डीसी से इसकी शिकायत की थी। झारखंड पुलिस देगी महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं और संत महात्माओं को सुरक्षा, जारी किया आदेश। झारखंड पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महाकुंभ 2025 में अहम कदम उठा रही है। ऐसे श्रद्धालु और संत महात्मा जिन्हें महाकुंभ में भाग लेने के लिए झारखंड से उत्तर प्रदेश जाना है, झारखंड पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। इस कड़ी में खास तौर पर सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा सीमा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने के लिए भी व्यापक योजना बनाई गई है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने गढ़वा एसपी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जबकि अन्य जिलों के एसपी को भी सुरक्षा उपायों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के डीजीपी के अनुरोध पर जारी किया गया है, जिन्होंने झारखंड पुलिस मुख्यालय को एक पत्र भेजकर महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की थी। यूपी डीजीपी के पत्र में उल्लेख किया गया है कि महाकुंभ मेला के प्रमुख स्नान दिन 13 जनवरी से शुरू हो गया है। इसके बाद 14 जनवरी, 1929 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इन दिनों श्रद्धालुओं और संत महात्माओं का आवागमन अधिक रहेगा, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। रघुवर दास को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बाबूलाल मरांडी से जुड़ा है 14 का संयोग। पूर्व सीएम रघुवर दास ने अपने हालिया फैसले से झारखंड की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे शायद ही कोई लांघ पाए। वह राज्य के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पार्टी की सेवा का हवाला देकर राज्यपाल का पद छोड़ दिया। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में उनके इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई किसी पार्टी का दोबारा कार्यकर्ता बनने के लिए राज्यपाल का पद छोड़ सकता है? आखिर इसके क्या मायने हो सकते हैं? रघुवर दास के इस फैसले को राजनीति के जानकार किस रूप में देख रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का दो टूक कहना है कि रघुवर दास को प्रदेश भाजपा की कमान देने के लिए ही सारी कवायद की गई है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व की परीक्षा हो गई है। उनका यह भी कहना है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रभावी साबित होंगे, इस पर भी संदेह है, क्योंकि इस पद के लिए विधायी कार्य का बारीक ज्ञान होना जरूरी है। बैजनाथ मिश्र के मुताबिक इस पद के लिए सीपी सिंह सबसे सटीक हैं, लेकिन उन्हें यह जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत होगा तो सीपी सिंह को सचेतक या उपनेता बना दिया जाएगा। रांची में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 5 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट, 1 गिरफ्तार। झारखंड में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जोर शोर से चल रहा है। कार्रवाई के दौरान आए दिन चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अब तो रांची के ग्रामीण इलाकों में भी अफीम तस्करों की गतिविधि बढ़ गई है।
इसका खुलासा हुआ है दशम फॉल थाना क्षेत्र के कडरुडीह गांव में छापेमारी के दौरान। पुलिस ने कडरुडीह में करीब 5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया है। इस मामले में मेघनाथ मुंडा नामक ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में 4 अन्य की खोजबीन जारी है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि कडरुडीह गांव के आसपास के जंगल में करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती की गई है। एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी ने बुंडू के एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इस टीम ने कडरुडीह गांव के आसपास के जंगल क्षेत्र में करीब 5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर के जरिए नष्ट कर दिया है। इस मामले में दशम थाना में मेघनाथ मुंडा समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल से 2 मोटर, 2 सिंचाई पंप, 2 एलईडी लाइट और अफीम के कुछ पौधे जब्त किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।